हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर आत्म कहानी चैनल। राधे राधे। पिछली वीडियो में हमने आंसू नारी जीवन किताब का दूसरा चैप्टर रीड किया था। जहाँ से जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से आज शुरू करते हैं। तो सुनिए। शायद भगवान को यही मंजूर था। फिर पापा की मुंह बोली भाभी ने एक ही रात अपने कमरे में हमें और मम्मी को रुकने दिया। अगले दिन सुबह ही हमें कमरा किराए पर दिला दिया। पापा की मुंह बोली भाभी ने हमारी और कोई मदद नहीं की। कमरा किराए पर दिलाकर जो कुछ पैसे मम्मी के पास पड़े थे वह पैसे किराए के एडवांस में मकान मालिक को दिया गया। मकान मालिक ने राशन की दुकान खोल रखी थी, तो वहां से मम्मी ने एक बिस्किट का पैकेट और एक नमकीन का पैकेट भी उधार ले लिया। अब एक भी पैसा नहीं था मम्मी के पास, और हम दोनों बिल्कुल अकेले हो गए थे परदेश में, अनजान लोगों में, दिल्ली में, नई जगह, और पैसे ना होने के कारण मैं और मम्मी 3 दिन तक बिना खाना खाए भूखे कमरे में अंदर डरे सहमे बंद बने रहते थे। पापा की मुंह बोली भाभी से मम्मी ने हाथ जोड़कर काम दिलाने की मदद मांगी, लेकिन उन्होंने एक स्पोर्ट कंपनी का स्पोर्ट कंपनी का एड्रेस मम्मी को लिख दिया था और कोई मदद नहीं की थी। काम ढूंढवाने पर उन्होंने 2-3 दिनों तक कोई मदद नहीं की। मम्मी मुझे कमरे में बाहर से अंदर बंद करके रोज सुबह कोसों दूर पैदल चलती, कंपनियों में काम ढूंढती, पर उन्हें 2-3 दिनों तक कोई काम नहीं मिला। मम्मी हर रोज सुबह मुझे कमरे में बाहर से बंद करके चली जाती और कई घंटों में वापस आती। काम ना मिलने पर निराश होकर खूब रोने लगती थी। साथ में मैं भी रोती थी। मुझे और मम्मी को आज 3 दिन हो गए थे खाना नहीं खाए हुए। फिर एक दिन मम्मी को स्पोर्ट कंपनी में धागा कटिंग का काम मिल ही गया, और तभी अचानक से मकान मालिक भी आ गया। वह उस दिन के बिस्किट और नमकीन के पैसे मांगने आया था जो मम्मी ने उधार लिए थे। मकान मालिक के पैसे मांगने पर मम्मी जब मकान मालिक सब लोग के सामने मम्मी से उधारी के पैसे मांगने लगे, तो मम्मी के आंख में आंसू आ गए थे। मम्मी को हिरासा देख सबको दया आने लगी, और मकान मालिक भी पूछने लगा कोई परेशानी वाली बात है क्या बेटा, कोई बात है तो बताओ। तब मम्मी ने सभी लोगों के सामने उस मकान मालिक को सारी बात बताई और कहा मुझे काम आज ही मिला है पर मेरे पास पैसे नहीं है। तभी मकान मालिक बोला अरे रे रे, आप लोगों ने 3 दिनों से खाना नहीं खाया, इतनी बड़ी बात थी तो बता देना चाहिए था। जैसे आपको उधार बिस्किट नमकीन दिया था वैसे ही आपकी उधारी राशन की कॉपी भी बना देता। आपने बिस्किट नमकीन लिया था उसके पैसे नहीं दिए थे, आपकी कॉपी भी नहीं बनी हुई थी, इसलिए मैं आज पैसे मांगने आया था। आज के बाद कोई भी परेशानी हो, कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे बता दिया करना, मैं पूरी मदद करूंगा। अभी चलो मेरी दुकान पर, मैं आपको एक गैस सिलेंडर, गैस स्टोव, राशन देता हूँ और आपकी राशन की कॉपी उधारी वाली मैं सब कुछ लिख दूंगा। जब आपको कंपनी से तनख्वाह मिल जाए तब चुका दिया करना। तब मम्मी ने खाना पकाया और इस तरह से हम लोग ने 3 दिन बाद चौथे दिन खाना खाया। अब मम्मी रोज सुबह जल्दी उठकर खाना पकाती और अपने लिए लंच पैक करके मुझे समझाते हुए कि बेटा अंदर से कमरा बंद कर लेना और किसी के लिए भी कुंडी नहीं खोलना, जब मैं वापस आऊंगी तभी गेट खोलना, कहकर कंपनी चली जाती थी। तब तक मैं कमरे के अंदर ही अंदर सारा फैला हुआ सामान, कपड़े ठीक करके बर्तन धोकर दोपहर में सो लेती थी, और जब मम्मी कंपनी से वापस आती तो बहुत खुश हो जाती थी। महीना पूरा होने पर मम्मी को कंपनी से पैसे मिले, तो मम्मी ने उन पैसों से कमरे का किराया और मकान मालिक का राशन उधारी सब चुका दिया था, और बहुत खुशी महसूस हुई। ऐसे ही हर महीने अच्छे से निकल जाते थे और अब तक कुछ पैसे भी मम्मी बचा लेती थी।
हर महीने के पैसे इकट्ठे करके 2-3 महीने के बाद मैं और मम्मी पापा से मिलने जाते, उनके इलाज के लिए पैसे दे आते थे। और जब भी मम्मी पापा को दिल्ली साथ चलने के लिए कहती कि वहाँ अच्छा इलाज हो जाएगा, वहाँ सुविधा है, तो इसी बात पर पापा चिड़चिड़ाने लगते। अपनी जिद के कारण कभी आने के लिए तैयार नहीं होते थे, बस एक ही बात कहते थे कि आप पैसे भेज दिया करो। इस तरह से 2-4 महीने बाद मम्मी पैसे इकट्ठे करके फिर से मैं और मम्मी पापा को देने जाते और आने के लिए कहते तो पापा गंदी गंदी गालियाँ देते, पर आने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो मम्मी ने भी अपनी मजबूरियां बताई, पापा को कहा कि देखो मेरे आगे और भी बहुत से खर्चे हैं, यह बार बार आना जाना नहीं हो पाता, यहाँ बार बार आना जाना नहीं हो पाता, छुट्टी भी नहीं मिलती है, आप साथ चलो, नहीं चल सकते तो हम यहाँ बार बार पैसे देने नहीं आएंगे। पापा का एक ही कहना था कि मैं वहाँ परदेश की हवा में छोटे छोटे कमरों में घुट घुट के मर जाऊंगा, मुझे यहीं गांव की हवा में अच्छा लगता है, मैं यहीं रहूंगा, यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा, अपना घर बार छोड़कर नहीं जाऊंगा। मम्मी को गंदी गंदी गालियां देते हुए मुझे भी भला बुरा सुनाकर पापा और दादी ने धक्के मार के घर से निकाल दिया था। फिर मैंने मम्मी को रोते हुए कहा आज के बाद यहाँ कभी मत आना। फिर हम पापा से मिलने नहीं गए, सिर्फ मम्मी पैसे देकर आ जाती थी महीने 6 महीने में। मेरी कम उम्र के वजह से मुझे स्पोर्ट कंपनियों में भर्ती नहीं लिया जाता था। म- मेरे पास सिविल का काम मेरे पापा सिविल का काम किया करते थे, बहुत बड़े कारीगर थे, और मैं भी सिविल का काम सीखना चाहती थी, तो मुझे कभी नहीं सिखाया उन्होंने। मैं चोरी चुपके छिप छिप के उनका काम देखती थी, उससे मैं काफ़ी कुछ सीख गई थी। बहुत कोशिशों के बाद भी मुझे किसी भी कंपनी में भर्ती नहीं मिलती, तो मैंने एक बूढ़े अंकल जी के साथ पार्टनरशिप में, मतलब साझेदारी में, बुटीक की दुकान खोली, क्योंकि वह बूढ़े अंकल जी भी बहुत अच्छे कारीगर थे और मैं भी। मम्मी कंपनी के लिए निकल जाती थी और मैं दुकान पर बैठकर सारा दिन ग्राहकों के कपड़े सिलती थी। जब तक मम्मी कंपनी से वापस नहीं आ जाती थी तब तक इस तरह से कुछ समय तक मैंने कपड़े सिलने का पार्टनरशिप में अंकल जी के साथ काम किया। फिर एक दिन गलती से मुझसे एक हरियाणा वाली आंटी की पटियाला सलवार की जगह बेल्ट वाली सलवार बन गई, और उस दिन अंकल जी छुट्टी पर थे, दुकान पर मैं अकेली ही थी, डरी सहमी हुई। हरियाणा वाली आंटी ने बहुत ज़्यादा मुझे डांटा फटकारा, बहुत भला बुरा कहा, मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी तब भी वह नहीं मानी, मुझे सुनाती ही रही और जुर्माना भरने के लिए बोली। ऐसा मानो कि बड़ी ही अजीब आंटी थी। मैं घर पर आकर रोती रही और उस दिन से मैंने दुकान पर जाना बंद कर दिया था। फिर कुछ समय बाद घर से थोड़ा ही दूर बेसमेंट में अंजलि फैशन नाम की एक छोटी सी कंपनी खुली थी। उस कंपनी में कम उम्र की लड़कियां भी धागा कटिंग का काम कर रही थी। फिर मुझे भी उस कंपनी में भर्ती मिल गई। मम्मी ने भी उसी कंपनी में अपने लिए काम ले लिया। फिर काफ़ी समय तक मम्मी और मैंने अंजलि फैशन नामक कंपनी में काम किया था। अब मैं 10 साल की हो गई थी। अंजलि फैशन कंपनी लोकल थी और बेसमेंट में थी। कम उम्र के लोग भी काम करते थे, तो वह बंद हो गई। कई जगह कंपनियों में तलाशा कई जगह कंपनियों में तलाश किया कि मुझे कम उम्र के वजह से भर्ती नहीं देते थे। बड़ी मुश्किल से किसी के सपोर्ट के बाद चार्ली 438 कंपनी के कंपनी में काम मिला। फिर मैंने और मम्मी ने एक साथ चार्ली 438 नामक कंपनी में काम किया और फिर चार्ली नाम की दूसरी कंपनी में भी काम किया। इस तरह से मैंने मम्मी के साथ 5 साल तक कंपनियों में काम किया। अभी मैं 15 साल की हो गई थी। मैं जब भी रोड पर स्कूल जाते हुए यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चों को देखती थी तो उनको देखकर खूब रोती थी। मुखबिलपुर में मम्मी की
मामी रहती थी, वहाँ उनके बच्चे पढ़ाई करते थे। मम्मी मुझे मुखमेलपुर छोड़कर वापस दिल्ली आ गई। मैं बहुत खुश थी कि मैं आगे पढ़ूंगी, पर शायद वो खुशी भी मेरे हिस्से में नहीं थी। मम्मी की मामी मुझ मुझ में और अपने बच्चों में बहुत भेदभाव करती थी। उनको उनको समय से खाना देती थी और मुझे काफी देर से सारे घर का काम कराती थी, और भैंसों वाले मैदान में भी झाड़ू लगवाती थी। झाड़ू लगा लगा कर मेरे कमर में दर्द हो जाता था, क्योंकि भैंसों वाला मैदान बहुत ही बड़ा था और रोज रोज यही सारे काम करवाती थी। मैं रोती थी और मेरे पास कोई फोन नहीं था कि मैं मम्मी को ये सारी बातें बता सकूं। फिर एक दिन मैंने गांव में आई नई नई भाभी के फोन से मम्मी को फोन किया और सारी बात बताई और कहा मुझे यहाँ से ले जाओ। तब मम्मी मुझे लेने आई। मम्मी की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने मामी से ज्यादा कुछ ना कहकर हम और मम्मी चुपचाप दिल्ली वापस आ गए थे। वो क्या है ना, जब सारी जब नारी अकेली होती है तो सबसे पहले अपने ही पराये हो जाते। ये तो बात हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। जब नारी अकेली हो जाती है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता, उसके खुद के भी लोग उसे ठुकरा देते हैं। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस कहानी को हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इस कहानी में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कौन से टॉपिक पे आपको अपनी जीवन से जुड़ा अनुभव महसूस हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में यस और नो दे सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।